नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील कुमार। प्यारे दोस्तों, हरियाणा पीसीएस के लिए हमारी ये विशेष सीरीज चल रही है और उत्तर प्रदेश, जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 का भी नोटिफिकेशन आ चुका है और ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक इन्फॉर्मेशन है। तो प्यारे दोस्तों, इसको आप दोस्तों को भी बताएंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आरओ जो कि आपका फॉर्म आए हुए हैं, इस बार काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, उसमें भी महत्वपूर्ण साबित होगा और आपका आईएएस के एग्ज़ाम में भी, यानी कि सभी स्टेट पीसीएस और आपके आईएएस के एग्ज़ाम में भी ये वीडियो जो भी हमारा सीरीज चल रहा है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्योंकि प्यारे दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही है इसकी खास बात क्या है, इसमें सारे एक तो फैक्ट, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं एग्ज़ाम के लिए, वो सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। जो कि स्टेट पीसीएस में कुछ अटपटे मतलब अजीब टाइप के कुछ तथ्य पूछ लिए जाते हैं, फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो उनको भी इंक्लूड किया गया है, उनका भी समावेशन मिल मिल जाएगा आपको। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है उसकी भी बात की गई है। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास में आपके साथ डिस्कस कर रहा था। और आधुनिक भारत के इतिहास में अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे थे कि भारत में जो प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, उस पर हमने बात किया, उनका क्या नेचर था, क्या वो सुधारवादी थे, क्या वो पुनरुत्थानवादी थे, क्या वो किस प्रकार मध्यवर्गीय स्वरूप रखते थे। तो ये सारी बातों को हमने पहली एक क्लास में डिस्कस किया। आज हम देख सकते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो आपके सामने है, देख सकते हैं। वो टॉपिक क्या है, प्रमुख, यानी कि प्रमुख भारतीय समाज सुधारक, यानी कि कौन कौन से मेजर थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और किनका क्या योगदान रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमुख समाज सुधारक, प्रोमिनेंट सोशल फॉर्म रिफॉर्मर, इनके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले जो हम इसमें बात करने वाले हैं वो है आपका राजा राम मोहन राय, परिचय। तो प्यारे दोस्तों, हम जो बात करने वाले हैं सबसे पहले, ये हमारा जो यहाँ पर आप जो परिचय जो देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं पहले के बारे में बात कर रहा हूँ, वो है राजा राम मोहन राय। ठीक है, RRMR। राजा राम मोहन राय की बात करें तो प्यारे दोस्तों, किस प्रकार से हम इनको पढ़ने वाले हैं, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। यानी कि अगर आपका इस प्रकार से हम पढ़ने का प्रयास करें कि अगर मान लो आपका पीटी हो जाता है, तो दोस्तों आपका मेंस के लिए भी एकदम तैयार रहे बैकग्राउंड, इस प्रकार से हम तैयार करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इनका योगदान क्या रहा है। एक तो पहले परिचय पढ़ेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर इनका योगदान देखेंगे। और योगदान में भी दोस्तों सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक और पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका योगदान जो है हम देखने वाले हैं। दैट मीन्स हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरफ इंग्लिश में भी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर हम प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर देख रहे हैं, जिसमें हम राजा राम मोहन राय, तो इनके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे, इनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे सोशल फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में, रिलीजियस फील्ड में, एजुकेशनल फील्ड में। तो हम सारा का सारा योगदान इनके बारे में देखने वाले हैं। तो सामाजिक क्षेत्र हो गया, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर देखेंगे एजुकेशनल फील्ड हो गया, जर्नलिज्म, इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है राजा राम मोहन राय का प्रत्येक क्षेत्र में, ये इसको हम देखने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे इनका जीवन, मतलब कुछ जो परिचय रहा है जनरल, जिन जो बातें हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। राजा राम मोहन राय की बात करें दोस्तों, बंगाल के ये समाज सुधारक थे और 19वीं शताब्दी के, देख सकते हैं 19वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण समाज सुधारकों में एक रहे हैं। आधुनिक राष्ट्रवाद जो आपका नेशनलिज्म है, उसके इनको फादर कहा जाता है। आधुनिक राष्ट्रवाद के पिता, आधुनिक भारत के पितामह भी कहा जाता है, यानी कि आधुनिक भारत का जो निर्माता है, एक प्रकार से इनको कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्मर ऑफ 19th सेंचुरी, फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इनको कहा जाता है। उसके बाद आप आगे देखेंगे दोस्तों, इनको नव जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं, नव प्रभात का तारा भी कहा जाता है इनको। ठीक है,
देख सकते हैं इसको। तो रेनेशा यानी कि आप कह सकते हैं अग्रदूत, हार बिगनर, उसके बाद है न्यू मॉर्निंग, ठीक है, स्टार कह सकते हैं इनको, यानी कि प्रभात का तारा। उसके बाद पश्चिम और पूर्व का संश्लेषण करता, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट, ठीक है, यानी कि ये पश्चिम का और जो पश्चिमी विचारधारा है और पूर्वी विचारधारा है यानी भारतीय संस्कृति, उसका विश्लेषण करता माना जाता है। आधुनिकता के समर्थक ये देख सकते हैं, आधुनिकरण जो है मॉडर्नाइजेशन के सपोर्टर्स थे, सपोर्टर्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। व्यक्तित्व पर अनेक संस्कृतियों का प्रभाव रहा है दोस्तों इनके पर, जैसे फारसी भी जानते थे, अरबी भी जानते थे दोस्तों। वेदांत में इन्होंने अद्वैत द्वैतवाद की बात की, अद्वैतवाद, द्वैत नहीं अद्वैतवाद, अर्थात ईश्वर एक है, इस पर बात की। पश्चिम जो उदारवादी विचारधारा है दोस्तों, जिसको बोलते हैं उपयोगितावाद, ठीक है, तो उपयोगितावाद की भी बात करते हैं, यानी कि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण होना चाहिए, ठीक है। तो यूटिलिटेरियन अप्रोच रखते हैं ये, इस संदर्भ में देख सकते हैं इनको, यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी या अप्रोच में भी विश्वास करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी विचारधारा। तो विचारधाराओं की बात करें तो प्यारे दोस्तों, हिंदू धर्म को ये आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन और तर्कशीलता के आधार पर तोलना चाहते थे, यानी कि हिंदू धर्म में सुधार लाना चाहते थे, उनको आधुनिक बनाना चाहते थे, उसमें वैज्ञानिक चिंतन होना चाहिए, वैज्ञानिकता होनी चाहिए, यानी कि तार्किक होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, आडंबर नहीं होना चाहिए, कर्मकांड नहीं होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, तर्कशील के आधार पर हो, ठीक है। तो रीजनल यानी कि ये क्या बनाना चाहते हैं, हिंदू धर्म को, हिंदू रिलीजन को क्या बनाना चाहते हैं, मॉडर्न बनाना चाहते हैं, सोशल साइंटिफिक थिंकिंग रखते हैं ये, ठीक है, और रैशनल थिंकिंग रखते हैं, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। इसके बाद हम आगे देखते हैं, विलियम डेरोजियो, इनके बारे में भी पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। राजाराम मोहन राय को सबसे पहली बात यह है कि इनको संश्लेषणकर्ता क्यों कहा जाता है, ठीक है, सिंथेसाइ सिंथेसाइजर क्यों कहते हैं इनको, सिंथेसाइजर क्यों कहा जाता है, तो ये आप देख सकते हैं, एक तो ये है पूर्वी संस्कृति है, एक है पश्चिमी संस्कृति। दोस्तों पूर्वी संस्कृति का मतलब लगभग भारतीय संस्कृति, ठीक है, तो पूर्वी संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति, और पश्चिमी संस्कृति मतलब यूरोपीय संस्कृति। प्यारे दोस्तों दोनों का संश्लेषण करता है, यानी कि इनका विश्लेषण करने वाला, इनका संश्लेषण करने वाला, इनका बहुत गहराई से अध्ययन करने वाला इनको माना जाता है। कैसे, और इनका समन्वयकर्ता कहा जाता है इनको, कि इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया। कैसे दोस्तों, जहां पर अगर हम आप देखेंगे कि जो भारतीय संस्कृति है दोस्तों, वो किस पर फोकस करती है, वो वेदांत के अद्वैतवाद पर फोकस करती है। वे मैंने बताया, वेदांत में जो अद्वैतवाद है, एकेश्वरवाद जिसे बोलते हैं, ठीक है, यानी कि एक ही ईश्वर है, तो इस पर मोनोथिज्म जिसे बोलते हैं, मोनोथिस्ट, यानी कि मोनोथिस्ट की बात करते थे, ये मोनोथिस्ट मोनोथिज्म विचारधारा पर बात करते थे। इसका मतलब वेदांत, एक तो ये हो गया भाई, फोकस करता है वेदांत पर भारतीय संस्कृति, उपनिषदों पर फोकस करता है भारतीय संस्कृति। और दोस्तों ये देख सकते हैं, इन्होंने उपनिषदों का बंगाल में अनुवाद भी कराया था, बंगला वगैरह में इन्होंने कराया था। खैर, लेकिन प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो यूरोपीय संस्कृति है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर फोकस करती है, ठीक है, मानव अधिकारों पर फोकस करती है, प्रेस की स्वतंत्रता पर फोकस करती है ना, यानी कि आप देख सकते हैं, तो ये प्रेस की स्वतंत्रता पर फोकस करती है, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, है ना, ऑन ह्यूमन राइट्स पर फोकस करती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस पर राइट कर फोकस करता है, ठीक है, ये मोनोथिज्म पर बात करते हैं, ठीक है, ये उपनिषदों की बात करते हैं भारतीय संस्कृति। तो ये इन दोनों का देखो, ये जो यूरोपीय संस्कृति है वो इनकी इन अच्छी बातों को लेना चाहते थे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता भारत में भी मिलनी चाहिए, मानव अधिकारों का बल भारत में भी होना चाहिए, और साथ ही साथ हमें वेदांत उपनिषद इनका भी ज्ञान होना चाहिए, इनका भी ध्यान में रखना चाहिए। इन दोनों को चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें क्या करना है, विकास करना है। तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, संश्लेषणकर्ता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय है दोस्तों, काफ़ी, राजा राम मोहन राय को आपको पता है कि किस वजह से जाने जाते हैं, सती प्रथा को बैन कराने में दोस्तों इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ऐसा बोलते हैं कि इन्होंने अपनी जो भाभी थी उनको सती होते हुए देखा था, ठीक है, तो इन्होंने बहुत बड़ा विरोध किया और इन्होंने ठान लिया था कि मुझे सती प्रथा के लिए लड़ाई लड़ना है।
तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम किए, देखेंगे उनके बारे में क्या है। तो प्यारे दोस्तों, राजा राम मोहन राय की बात करें तो इनका आप देख सकते हैं जन्म जो दे रखा है 22 मई 1772 को, और 27 सितंबर 1833 में इनकी डेथ हुई। तो देखेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। तो और क्या है दोस्तों, जो पश्चिमी संस्कृति है वो आधुनिक शिक्षा के लिए क्या करती है, अंग्रेजी जरूरी ये मानती है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ये मानते थे कि भाई अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा होने के लिए अंग्रेजी का आना जरूरी है, तो ये भी इनका मानना था। तो प्यारे दोस्तों ये आखिर क्या प्रूव करते हैं, देखने जरा क्या मानते हैं। दोस्तों बोलते हैं ये सिद्ध करने का प्रयास है कि जो प्राचीन हिंदू ग्रंथ हैं वो दोस्तों एकेश्वरवाद पर बल देते हैं। यानी कि इन्होंने ये प्रूव करने का प्रयास किया, भारतीय संस्कृति को जब अध्ययन किया, उसका संश्लेषण किया, गहराई से अध्ययन को बोलते हैं हम संश्लेषण। ठीक है, संश्लेषण अर्थात सिंथेसाइसिस। ठीक है, तो जब इन्होंने इसको संश्लेषण किया तो प्यारे दोस्तों इन्होंने एक चीज सिद्ध की कि जितने भी प्राचीन ग्रंथ थे, चाहे हमारी महाभारत हो, मतलब जो गीता है, ठीक है, और भी जो प्राचीन जो ग्रंथ रहे हैं, वो एकेश्वरवाद की बात करते हैं सारे के सारे। मोनोथीज्म यानी कि ईश्वर एक है, चाहे उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं लेकिन ईश्वर एक है। और दोस्तों इस तरफ इन्होंने क्या किया, बेशक मॉडर्न प्रेस की स्वतंत्रता की भी बात की इन्होंने, आज़ादी की बात की, है ना, तो लेकिन दोस्तों इन्होंने ईसाई धर्म का जो नैतिक या मानवतावादी मूल्य थे उनकी प्रशंसा की। लेकिन दोस्तों जो ईसाइयत होती है, ईसाइयत या ईश्वर तत्व जो होता है, ईसाइयत का इन्होंने जो है इसको स्वीकार नहीं किया कि ईसाइयत नहीं होता। ठीक है, ईसाइयत का मतलब ये हुआ कि ईसाई धर्म को की बात नहीं करते ये, लेकिन हाँ जो ईसाई धर्म के नैतिक है और मानव मूल्य हैं इनके बारे में इन्होंने बात किया था। तो ये बात आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों, देखो आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमीकरण और आपका आधुनिकीकरण में क्या अंतर है। ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। पश्चिमीकरण का मतलब है हम अंधाधुंध तरीके से अगर वेस्टर्न की चीजों को मानने लगे, अंधाधुंध तरीके से वेस्टर्न संस्कृति को, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना। ठीक है, यानी कि टू फॉलो वेस्टर्न कल्चर ब्लाइंडली, टू फॉलो वेस्टर्न कल्चर ब्लाइंडली विदाउट एनी तार्किक, क्या बोलेंगे, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी कोई रेशनलिटी नहीं है, विदाउट एनी रैशनैलिटी। तो प्यारे दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अंधाधुंध तरीके से पश्चिमी संस्कृति को फॉलो करना क्या कहलाता है, पश्चिमीकरण कहलाता है, वेस्टर्नाइजेशन। ठीक है, बट आधुनिकीकरण दूसरी चीज है। आधुनिकीकरण दोस्तों हम अपने विवेक के आधार पर सोच समझकर पश्चिम पश्चिम की चीजों को अपनाना, सोच समझकर कौन सी हमारे लिए ठीक है कौन सी नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम आधुनिकीकरण। तो प्यारे दोस्तों राजा राम मोहन राय आधुनिकीकरण की बात करते हैं, ना कि वेस्टर्नाइजेशन। हमें अंधाधुंध तरीके से वेस्टर्न संस्कृति को नहीं अपनाना है। हमें क्या करना है, हमें अपने विवेक के आधार पर कि हमारे लिए कौन सी चीज अच्छी है। प्रेस की स्वतंत्रता एक बहुत अच्छी बात है, आज़ादी मिले हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आधुनिक शिक्षा हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अंधाधुंध तरीके से वहाँ के कल्चर को ना अपनाएं। जैसे मान लो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली होती है वहाँ पर, ठीक है, और हमारे यहाँ पर संयुक्त परिवार होते हैं। ठीक है, वहाँ पर देखेंगे कि एक व्यक्ति एक जीवन में कई बार शादी करता है, तो वहाँ का कल्चर है। तो दोस्तों हम वहाँ की संस्कृति को ब्लाइंडली नहीं अपनाएं, तर्क के आधार पर, तर्कशीलता के आधार पर अपनाएं, विवेक के आधार पर अपनाएं। इसके ही राजा राम मोहन राय सपोर्टर थे, यानी कि राजा राम मोहन राय मॉडर्निज्म को सपोर्ट करते हैं, ना कि वेस्टर्नाइजेशन को। ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये दोस्तों प्रगतिशील विचारधारा है। यानी कि आप कहेंगे तो जो पश्चिमीकरण है वो एक प्रकार से प्रगतिशील हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, लेकिन जो आधुनिकीकरण है वो प्रगतिशील विचारधारा है, इस प्रकार से प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्यारे दोस्तों, हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे विवेक के आधार पर, कॉन्शियसनेस के आधार पर, ठीक है, वेस्टर्न एंड मॉडर्न थिंक को आप क्या करना देख सकते हैं, आप
ठीक है, डिसक्रिएट करना, राजा राम मोहन राय इसको सपोर्ट करते हैं कि भाई आप अपनाना चाहते हो, ठीक है, एडॉप्ट करना चाहते हो, और ये प्रोग्रेसिव क्या है, थॉट्स को दिखाता है। चलिए, देन आप देखेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में, इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे प्यारे दोस्तों। राजा राम मोहन राय देखेंगे, इनके दो, इनकी आइडियोलॉजी को समझने के लिए थोड़ा सा और हमें विस्तार से समझना पड़ेगा। दोस्तों इनकी आइडियोलॉजी देखो, इनकी दो आइडियोलॉजी थी, इनके दो मकान थे प्यारे दोस्त, ठीक है, ऐसा बताते हैं कि इनके दो घर थे, मकान थे। एक में राजा जो है वो, मतलब देख सकते हैं, राजा, राजा का मतलब राजा राम मोहन राय, वो देसी थे, और एक में वो विदेशी की तरह रहते थे, यानी कि जैसे एक फॉरेनर है। इसका मतलब है राजा राम मोहन राय को छोड़कर उस घर में सभी लोग विदेशी थे, ठीक है। ऐसा वो ये बोलते हैं कि जब मैं एक भारतीय के साथ होता हूँ तो मैं विदेशी होता हूँ, और जब मैं एक विदेशी के साथ होता हूँ तब मैं भारतीय होता हूँ। विचारधारा, मेरी बात को समझ रहे हैं? यानी कि वो संश्लेषण को दिखाता है कि आधुनिकरण को भी अपनाओ आप, लेकिन भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए। तो प्यारे दोस्त, वो बोलते थे कि जब मैं किसी यूरोपीय से मिलता हूं तब मैं एक बहुत अच्छा भारतीय होता हूं, और जब मैं किसी भारतीय से मिलता हूं तो जब मैं एक बहुत अच्छा यूरोपीय होता हूं, यानी कि विदेशी होता हूं। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं, एक घर था राजा राम मोहन राय का जिसमें, जो देश में ही था, ठीक है, उस, ये एक उनकी आइडियोलॉजी को समझने के लिए एग्जाम्पल दिया है। तो दोस्तों, वो वहां पर केवल उस घर में राजा राम मोहन राय को छोड़कर सब कुछ विदेशी था। और दोस्तों, जो दूसरा घर था वहां पर क्या था, राजा राम मोहन राय को छोड़कर सभी लोग क्या थे, देसी थे। तो ये क्या दिखा रहा है, जो मैंने अभी बताया, ये उसको दिखा रहा है प्यारे दोस्त। तो ये इनका संश्लेषण, इनका जो है आधुनिकीकरण कैसे ये एडॉप्ट करते हैं, कितनी अच्छी बात थी, तो इस पर हमने बात किया। राजा राम मोहन राय का जो योगदान है दोस्तों, अब हम देखेंगे सामाजिक क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो एक एक करके देखेंगे। मैंने बताया सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में क्या क्या इनका, किस एरिया में कितना योगदान रहा है, इस पर हम बात करने वाले हैं। सामाजिक क्षेत्र में योगदान दोस्तों, सबसे पहले तो बात करें तो सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया, सती जो ट्रेडिशन था उसका अपोज किया। छुआछात, अनटचेबिलिटी जो होती है दोस्तों, उसको भी इन्होंने विरोध किया। विधवा प्रथा जो होती थी, विधवा विवाह, ठीक है, तो विधवा जो है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि विधवा विवाह को इन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। बाल विवाह, बाल विवाह का विरोध किया। बहु विवाह जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो बाल पोलोगैमी जिसको बोलते हैं, तो बहु विवाह, एक ही समय में एक पत्नी, कई पत्नी, एक व्यक्ति कई पत्नियां रखता है, बहु विवाह, ठीक है। इसका, इन सभी कृतियों का उन्होंने विरोध किया। दोस्तों, दूसरी बात क्या किया उन्होंने, शिक्षा पर बल दिया, स्त्री शिक्षा पर बल, शिक्षा पर बल तो सही है, लेकिन स्त्री शिक्षा पर बल दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, इनके परिणाम स्वरूप ही 1819 में दोस्तों सती प्रथा निरोधक कानून आया, सती प्रथा निरोधक कानून, ठीक है, और उसको पास किया गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब ये सती प्रथा निरोधक कानून अर्थात सती प्रथा एबोलिशन एक्ट पास किया गया 1829 में, तब उस टाइम पे प्यारे दोस्तों देखेंगे आप, ब्रह्म समाज तथा सती प्रथा निरोधक कानून का निर्माण का विरोध किया था दोस्तों धर्म सभा, ध्यान से सुनेंगे, राधाकांत देव थे। राधाकांत देव ने, जब ये सती प्रथा को बैन किया गया तो राधाकांत देव थे जो कि जुड़े हुए थे प्यारे दोस्तों धर्म सभा संगठन से। धर्म सभा एक संगठन है, उससे जुड़े हुए थे। इन्होंने राजा राम मोहन राय का, यानी, और सती प्रथा का, यानी कि ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज और सती प्रथा जो कानून बना उसका विरोध किया था। यानी कि आप देख सकते हैं कि मैंने बताया कि भारत में उस टाइम पे भी किस प्रकार के रूढ़िवादी लोग थे जिन्होंने एक सती प्रथा को बैन किया गया तो उसका भी विरोध किया। तो राधाकांत देव जो कि धर्म सभा से जुड़े हुए थे, उनके संगठन का नाम था, और उसका मेन मकसद क्या है था, ब्रह्म समाज का विरोध करना, सती प्रथा कानून जो बनाया उसका विरोध करना। ये भी बात आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण। खैर, और क्या क्या इन्होंने दोस्तों सामाजिक क्षेत्र में, समाज के गरीब लोगों, देखेंगे समाज में गरीबी और आर्थिक असमानता को दोस्तों मानव का पीड़ा का प्रमुख कारण माना। यानी कि जो समाज में जो गरीबी है, पॉवर्टी है, और जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, ये मेन मुख्य पीड़ा है मानव की, मानव की पीड़ा का मेन कारण यही है, मानव के दुखों का, मानव की समस्या का मेन कारण ये है। दोस्तों, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में इनको भारतीय गरीबी पर चर्चा की थी, और ऐसे पहले व्यक्ति थे, हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है,
हाउस ऑफ कॉमन एक हाउस ऑफ लॉर्ड है दोस्तों। ब्रिटिश जो संसद है उसके दो सदन है, एक का नाम है हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन, और एक का हाउस ऑफ लॉर्ड। यानी कि प्यारे दोस्त ऐसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर राज्यसभा हो गया, राज्यसभा, और हाउस ऑफ कॉमन मतलब यहाँ पर हमारे यहाँ पर लोकसभा हो गया, इस प्रकार से है। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन में यानी कि वहाँ की जो लोकसभा थी एक प्रकार से कह सकते हो, तो वहाँ पर भारतीय गरीबी पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे। इनके बारे में ये बात भी ध्यान रखना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। तो हम देख सकते हैं इनका सामाजिक क्षेत्र में योगदान देखा। राजनीतिक क्षेत्र में योगदान जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम धार्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, और इन्होंने कौन सी बुक लिखी, कौन कौन से संगठनों की स्थापना की, इसको भी हम जो है देखने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और लोगों को भी पता चल सके। और दोस्तों, हमें भी इससे क्या होता है कि एक वीडियो बनाने के लिए हमें एक कह सकते हैं कि उत्साह मिलता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भेजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।